नमस्कार साथियों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस में स्वागत है। मेरा नाम पुण्य प्रताप सिंह है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं और पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न परीक्षाओं में इनसे संबंधित इनके विचार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम इनके बारे में आज एक सारगर्भित चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम इस श्रृंखला में और आज इनके बारे में एक अध्ययन आपको प्राप्त होगा। तो पहले इनका जीवन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम। तो दीनदयाल उपाध्याय जी, इनका जन्म 25 सितंबर को 1916 में होता है और इनका संबंध जो कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है इनसे भी काफ़ी निकटता से संबंध है। इसलिए आप देखते होंगे कि अधिकतर जो योजनाएं सरकार चलाती है वर्तमान में बीजेपी सरकार, उनकी शुरुआत 25 सितंबर से करती है। इसलिए यह व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें और समझें। इसके बाद ये 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए और इन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य साप्ताहिक तथा स्वदेश जैन दैनिक पत्र का संपादन किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संस्थान है जिसको हम एनजीओ भी कहते हैं और इसकी स्थापना 1925 में की गई थी और 1925 के बाद आज हम देख रहे हैं कि लगभग 100, आज 2025 तक मान लिया जाए तो 100 साल की यात्रा इनके द्वारा पूरी कर दी गई है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफ़ी करंट में भी खबरों में रहता है। इसलिए इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केशव राव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी हैं। इसी संदर्भ में हम इनको आज देखेंगे कि इनका क्या संबंध रहा है। तो राष्ट्र धर्म, पांचजन्य तथा स्वदेश जो पत्र हैं, इनका संपादन भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। और पांचजन्य और राष्ट्र धर्म ये अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पत्र के रूप में पांचजन्य को आज भी जाना जाता है। पांचजन्य किसका नाम था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो चलिए ठीक है, हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम था और इसका उपयोग वह महाभारत युद्ध में जब युद्ध की शुरुआत करते हैं तो पांचजन्य संघ को बजाकर उद्घोष करते हैं। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। फिर है आपका 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष यह निर्वाचित होते हैं। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1967 में। और 1930 में यह आरएसएस के सदस्य बनते हैं। यानी 30 साल के बाद यह अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं। इनके राष्ट्रीय उत्तराधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी बने। ओके, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं आपके लिए बता दें कि जो जनसंघ है यह 1950 के टाइम पर स्थापित हुआ। बाद में इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय जी की रचनाएं हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, द टू प्लान्स, यानी कि दो योजनाएं। इनकी पुस्तक है डी वैल्यूएशन अ ग्रेट फॉल, 1966 की रचना है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1967 में, यानी कि एकात्म मानववाद इसको कहते हैं हिंदी में। ये रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और 1967 में यह रचना लिखी गई है। फिर है आपका अखंड भारत और जनसंघ सिद्धांत और नीति, ये सभी दीनदयाल उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। इनको आप एक बार गंभीरता से नज़र मारें और उसको ध्यान में रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दीनदयाल जी का आध्यात्मिक एवं भारतीय चिंतन क्या है, अध्यात्म में क्या सोचते हैं, भारत के बारे में इनके क्या विचार हैं। तो उन्होंने समाज को एक परिवार की भांति माना। जिस प्रकार परिवार में एक व्यक्ति की सहायता परिवार के अन्य सदस्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज एवं राष्ट्र एक बृहद परिवार है जिसमें एक आंगिक एकता विद्यमान है। यानी समाज को राष्ट्र के साथ जोड़कर देखते हैं और यहाँ भी हमको सावयवी राष्ट्रवाद का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्तियों के बीच एक आत्मिक संबंध पाया जाता है जिसे उन्होंने चिति का नाम दिया। तो व्यक्तियों के बीच एक आत्मिक संबंध जो है समाज में, उसको चिति कहते हैं। तो इस शब्द को भी ध्यान रखें कि यह कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है, आपका दीनदयाल उपाध्याय। उनके अनुसार समाज में आध्यात्मिक आत्मिक उत्थान के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। यानी जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, अपनी आत्मा की शक्ति में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। यानी कि आप केवल एक्सटर्नल चीज़ों पर काम ना करें, आप इंटरनल चीज़ों पर भी काम करें। यानी आपकी आत्मा की शक्ति भी जब तक एक मजबूत रूप में नहीं रहेगी, तब तक आप समाज का विकास नहीं कर सकते। इस प्रकार से दीनदयाल जी के विचार हैं। इसके बाद मार्क्सवादी चिंतन का विकल्प क्या बताते हैं। तो मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें काफ़ी हम मान सकते हैं कि साम्यवाद की ओर वह विचारधारा ले जाती है और राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं वो लोग। इसके अलावा जो पूंजीपति वर्ग है उनको समाप्त करके जो आपका सर्वहारा वर्ग है उसको समाप्त करके अपना शासन स्थापित करने की विचारधारा सामने आती है मार्क्सवाद से। तो उस चिंतन का विकल्प क्या देते हैं। तो दीनदयाल जी क्या कहते हैं कि उन्होंने समाज को वर्गों में विभाजित नहीं माना है, इसलिए समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग पर बल दिया। और उनका विचार मानववादी है। उन्होंने समाज में श्रमिक पूंजीपति के विभाजन के बजाय मानवीय संबंधों में आंतरिक एकता पर बल दिया है। यानी कि संघर्ष के बजाय सहयोग होना चाहिए, समाज को वर्गों में विभाजित ना किया जाए और मानवीय संबंधों से इनके मध्य एकता रखने की बात की जा रही है। इसलिए समाज में सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे वंचित व्यक्तियों की सहायता करें, क्योंकि सभी व्यक्ति समाज के क्या है, महत्वपूर्ण घटक हैं। इसलिए सभी की उपयोगिता भी है। यानी सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं वो, और जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनकी भी सहायता की जानी चाहिए, ऐसी बात करते हैं। फिर इनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है अंत्योदय। काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अंत्योदय का विचार किसने दिया है। तो इनका संबंध है दीनदयाल उपाध्याय से। तो अंत्योदय का शाब्दिक अभिप्राय है कि समाज में विद्यमान सबसे वंचित और गरीब व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, जो समूचे समाज का नैतिक दायित्व है। उनका यह विचार गांधी के समान प्रतीत होता है। उनके अनुसार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के बिना राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार परिवार में सभी व्यक्तियों को उचित हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी वंचित वर्गों का ध्यान रखना होगा। वह समाज को एक परिवार के रूप में देख रहे हैं कि जैसे कि एक परिवार में सभी व्यक्तियों को उनकी
आवश्यकता अनुसार और क्षमता के अनुसार उनको हिस्सा प्राप्त होता है समाज के परिवार के व्यक्तियों को, उसी प्रकार समाज में जो वंचित वर्ग हैं उनको भी उनकी जो न्याय के रूप में कहा जाए कि वस्तु मिलनी चाहिए, तो उस प्रकार भी उन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। एकात्म मानववाद का विचार यानी अंत्योदय का विचार, इसके बाद एकात्म मानववाद। इसलिए अंत्योदय योजना चलाती है ना सरकार, जैसे 5 किलो वो मिलता है, गेहूँ वगैरह मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से वो प्रेरित करके योजना चलाई होगी। एकात्मक मानववाद पर विचार क्या है इनके? उनके अनुसार समाज एक आंगिक इकाई है और जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में विद्यमान प्रत्येक व्यक्तियों के बीच एक आंगिक एवं पूरकता का संबंध पाया जाता है। इसलिए व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार एक शरीर के अलग अलग अंग होते हैं और उनका हर एक अंग का अपना महत्व होता है, उनको अगर हम शरीर से अलग कर देंगे तो उनका कोई उस अंग का महत्व नहीं रहेगा और आपका शरीर जो है विकलांग हो जाएगा। इसलिए व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस जो सामाजिक भेदभाव है या जातिगत भेदभाव है या वर्गगत भेदभाव है, यह समाज के लिए एक कैंसर की तरह है। इस बात को हर एक व्यक्ति को जो शिक्षित है उसको समझना होगा, और जो शिक्षित हो गया है वह अपने परिवार को समझाए, अपने आसपास के लोगों को समझाए कि भेदभाव समाज के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब वह भेदभाव किसी प्रकार का हो, समाज में तो भेदभाव कुछ समय से चला आ रहा था, उसको हम समाप्त करने के प्रयास में हैं, लेकिन राजनीतिक भेदभाव भी धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता है। और जो राजनीतिक रूप से भेदभाव करके समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक भी सामाजिक एकता के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि उनको यह महसूस कराया जाए कि आप समाज को तोड़ने का काम ना करें, नहीं तो फिर यह एकात्म मानववाद जैसी जो कल्पनाएं हैं वह केवल थोटी साबित हो जाएंगी। आत्मिक एकता का विचार जाति धर्म जैसे बंधनों से सीमित नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यह मानवतावादी विचार है। जिस प्रकार समूची सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है, उसी प्रकार व्यक्ति का निर्माण भी ईश्वर के द्वारा होता है। अतः व्यक्तियों के बीच आत्मिक संबंध विद्यमान होता है। व्यक्ति के जीवन की पूर्णता अर्जित करने हेतु व्यक्ति को भौतिक नैतिक आध्यात्मिक सभी प्रकार की उपलब्धियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के जीवन की एकांगी व्यवस्था किया जाना उचित नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इनका मत है कि अगर व्यक्ति के जीवन की वास्तव में एक ऐसा उद्देश्य बना जाए व्यक्ति के जीवन का कि उसको पूर्णता प्राप्त करना है, तो उसको भौतिक जीवन के साथ नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करना होगा। यानी आप केवल धन कमाकर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। और व्यक्ति के जीवन की एकांगी व्यवस्था, जिसको हम व्यक्तिवाद कह रहे हैं, इस प्रकार से उसको यह उचित नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सामाजिक विकास जरूरी है। यानी सबका विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम इसको समुदायवाद से भी देख सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद का उल्टा समुदायवाद हो सकता है। यानी सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए, केवल कुछ लोगों का नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों पर बल दिया। एकात्म मानववाद की धारणा में व्यक्ति प्रमुख है, किंतु उसका राष्ट्र व समाज से कोई टकराव नहीं है। व्यक्ति प्रकृति व समुदाय में एक रास्ता विद्यमान है। उन्होंने मनुष्य मात्र की एकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास जताया। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरा जो वसुधा है, या फिर हम कहें कि पूरी जो पृथ्वी है, उसको वह परिवार के रूप में मान रहे हैं कि यह पूरा जो भूमंडल है हमारे लिए एक परिवार के समान है। यानी मानवता का कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है इनके विचारों से। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संबंधी विचार, तो इनका विचार विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, जो यह मानते हैं कि भारत में राष्ट्र की भावना सदैव मानवीय चेतना में अंतर्निहित है।
इनके अनुसार राष्ट्र के सांस्कृतिक विचार हैं। इनके अनुसार राष्ट्र में निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भूमि एवं जनता, सामूहिक इच्छा एवं सभी की भावना, सिद्धांतों का समुच्चय जो भारत में धर्म के रूप में विद्यमान है, और जीवन के आदर्श। तो क्या क्या होना चाहिए राष्ट्र में, कौन कौन से तत्व होने चाहिए? भूमि हो, जनता हो, सामूहिक इच्छा और सभी की भावना शामिल हो उसमें, सिद्धांतों का समुच्चय हो जो भारत में धर्म के रूप में विद्यमान है, यानी ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो भारतीय धर्म के अनुरूप हों, जीवन के कुछ आदर्श होने चाहिए, इसको वह राष्ट्र में शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल भूमि और लोगों से देश का निर्माण होता है, जबकि राष्ट्र का निर्माण साझे सांस्कृतिक मूल्यों से होता है। ओके। उन्होंने राष्ट्र को माँ के रूप में चित्रित किया, और जिस प्रकार माँ का बेटे के प्रति लगाव होता है, ठीक उसी प्रकार भूमि और नागरिकों के बीच माँ की भांति लगाव होना चाहिए, जिसे उन्होंने मातृभूमि का नाम दिया। राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या बता रहे हो? क्योंकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है और राज्य एक कानूनी अवधारणा है। तो दीनदयाल के अनुसार जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक वृत्त, विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से दिखता है, तो वह राष्ट्र कहलाता है। ठीक है ना? यानी कि जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक वृत्त, विचार, आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से दिखता है, तो वह राष्ट्र कहलाता है। यह दीनदयाल जी के अनुसार उनका मत है कि राष्ट्र क्या है। यानी उनकी अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि ऐसा भू क्षेत्र जो आपको जीवन उपलब्ध कराता है, आपको आवास देता है, आपके लिए भोजन उपलब्ध कराता है, वह आपको जीवन दे रहा है, और जीवन देने का काम आपकी माँ करती है। इस प्रकार वह मातृभाव से उसको देख रहे हैं। राज्य केवल भौगोलिक सीमाओं को व्यक्त करता है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है। ठीक है ना? राज्य मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन राष्ट्र ऐसा भी हो सकता है कि आपके देश के बाहर भी कहीं भारतीय राष्ट्र की पहचान आप देख पा रहे हों। विदेशों में भी लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्र से उनका जुड़ाव है, यहाँ की संस्कृति से वह जुड़े होते हैं, यहाँ की मत और यहाँ के विचारों को मानते हैं। तो यह एक राष्ट्र कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संकल्पना है, ऐसा वह कहते हैं। राष्ट्र का निर्माण कुछ शाश्वत मूल्यों व आदर्शों की आधारशिला पर होता है, जिसे उस राष्ट्र की आत्मा माना जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्र का निर्माण होता है वह है यहाँ जो यूनिवर्सल कुछ मूल होंगे, जो यहाँ की आइडिया होंगी, आइडियल चीज़ें होंगी, जो कि अन्य राष्ट्रों से अलग होंगी, और जिससे बना के रखने के लिए पूरा समाज और जो विचारधारा के लोग हैं उसको बना के रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और उसको राष्ट्र की आत्मा मानते हैं। जैसे कि भारत में धर्म कई बार देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र में धर्म के दर्शन होते हैं, चाहे हमारे पूजा परंपरा हो, त्यौहार हो, यहाँ का पहनावा हो, यहाँ की शिक्षा हो। तो ये कहीं ना कहीं इस राष्ट्र की आत्मा माना जा सकता है उसको, कि जो हमारी परंपराएं चल रही थी, जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, यह राष्ट्र की आत्मा है। लेकिन वह ध्यान देते हैं कि राष्ट्रवाद में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। मानव की चेतना की चरम अभिव्यक्ति विश्व के हितों के साथ एकाकार हो जाने में है। राज्य की तुलना में राष्ट्र प्राथमिक है। यानी कि अगर दोनों में चुनना पड़े तो आप राष्ट्र को चुनें, क्योंकि वो प्राथमिकता पर उसको स्थान दे रहे हैं। राष्ट्र एवं दल, तो उनके अनुसार राष्ट्र सदैव दल से प्राथमिक होना चाहिए। यानी जो पार्टी सिस्टम है, वो पार्टी के पहले आप राष्ट्र को अपना प्राथमिक उद्देश्य माने कि राष्ट्र के साथ गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्र में एकात्मक चेतना, मनोवैज्ञानिक लगाव होता है, जिससे उन्होंने चिति का नाम दिया है। चिति के द्वारा जो ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है, उसे उन्होंने
विराट का नाम दिया है। ओके, इसका ध्यान देंगे कि जो चिति के बारे में कह रहे हैं उसे उन्होंने विराट का नाम दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जब पेपर बनाने वाला अगर तथ्यात्मक चीज़ें पूछने लगे बहुत ज़्यादा, तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी हमने भारतीय राजनीतिक थिंकर, उन विचारकों में जिनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, आपके सहयोग की अपेक्षा है। आगे देखते हैं कि उनके अनुसार राष्ट्र सदैव दल से प्राथमिक होना चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्र और दल के बीच टकराव में सदैव राष्ट्र को प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी के चक्कर में अपने राष्ट्र का नुकसान ना करें, और यह बात कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक दलों को वह अपने विचार देना चाह रहे होंगे। स्वराज्य संबंधी विचार है ना, स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य, जिसको इस देश के लोग खुद संचालित करें। तो दीनदयाल उपाध्याय ने स्वराज्य की व्याख्या हेतु 3 अनिवार्य पक्ष माने हैं। वह पक्ष कौन कौन से हैं देखते हैं। राज्य उन लोगों द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग हैं। राज्य का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल किया जाए। राज्य में राष्ट्र के हितों का संरक्षण व संवर्धन करने की सामर्थ्य स्वयं में हो। राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्र हित के लिए समर्पण व स्वावलंबन स्वराज्य के आवश्यक तत्व हैं। यानी कि राष्ट्र के हितों का संरक्षण हो, उसको संवर्धन करने का सामर्थ्य खुद में हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, राष्ट्र हित के लिए समर्पण, स्वावलंबन, ये सब चीज़ें स्वराज्य के लिए होने चाहिए। राजनीति संबंधी विचार कौन कौन से हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था के बजाय एकात्मक शासन का समर्थन किया है। यानी कि यह विकेंद्रीकरण के विरोधी हैं। यानी सारी शक्तियां केंद्र में निहित होकर मानना चाह रहे हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण हो। उनके अनुसार भारत में राज्य की कोई पूजा पद्धति नहीं है, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी वो मानते तो हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, लेकिन भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वह स्थायी रहने चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और राज्य की कोई पूजा पद्धति यानी कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, ऐसा वो मान रहे हैं। राष्ट्रभक्ति समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। यानी समाज को प्राथमिकता दे रहे हैं, और वही समाज, अगर समाज का भला होगा तो राष्ट्रभक्ति स्वतः हो जाएगी। राज्य व राष्ट्र के मध्य साधन व साध्य का संबंध है ना। यानी राज्य व राष्ट्र के मध्य साधन व साध्य के संबंध को मान रहे हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व व स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा मनमाना नियंत्रण नहीं होना चाहिए। देखिए, एकात्मक भारत के निर्माण में वो अपने विचार दे रहे हैं कि संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता पर मनमाना नियंत्रण राज्य द्वारा नहीं होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को आज़ादी भरपूर हो। आर्थिक विचार क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ने आदर्श अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता बताई हैं। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर के प्रति आश्वस्त करना। उन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों पर बल दिया, अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करने का समर्थन किया। यानी अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकरण की ओर ले जाने के पक्ष में है। राष्ट्र में व्यक्ति की सुरक्षा की सामर्थ्य की व्याख्या करना। व्यक्ति और राष्ट्र की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराना। यानी न्यूनतम आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए, जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए व्यक्ति का, इसके पक्षधर हैं वह। प्रत्येक वयस्क व स्वस्थ व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार का अवसर प्रदान करना। रोजगार उपलब्ध कराने के पक्ष में है दीनदयाल उपाध्याय। प्रकृति के संसाधनों का मितव्ययता से उपयोग करना। राष्ट्र की आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर
तकनीक का विकास करना। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली व समाजवादी व्यवस्था दोनों की ही आलोचना की व मानवीय अर्थशास्त्र पर बल दिया है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों को वह उपयुक्त नहीं मानते, इसलिए एकात्म मानववाद और मानवीय अर्थशास्त्र जैसे विषय पर वह अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने दीनदयाल जी पर एक सारगर्भित चर्चा की है। इसके अलावा अन्य जो भारतीय राजनीति विचारक उन पर चर्चा की गई है, आप उनको जाके देखें। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ये सभी थिंकर महत्वपूर्ण है। MP सेट के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं 22 और 24 के, उसके डिस्कशन वीडियो पहले से अपलोड हैं, आप जाके देखें, आपको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन को समझने में सहायता मिलेगी, पेपर कैसा आएगा और हमको अभी क्या सुधार करने की आवश्यकता है उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले एक अन्य विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।